राशि बेटा लो जूस पी लो, बाहर से खेल कर आई हो ना, गर्मी लग रही होगी। गर्मी का सीजन शुरू हो गया और आप अभी तक मेरे लिए मैंगो लेकर नहीं आई हो। आप तो जानती हो ना कि मुझे मैंगो कितने पसंद है। बेटा मार्केट में इस वक्त आम सही नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा आम खाने का मन है तो शाम को तुम मेरे साथ मार्केट चलना, दोनों माँ बेटी आज आम खरीदेंगे। शाम होते ही आंचल अपनी बेटी के साथ नजदीकी मार्केट में जाकर आम देखने लगती है। अरे भाई साहब सही सही दाम लगा लो, और तो 100 रुपए किलो बेच रहे हैं और आप 200 रुपए किलो। आम ही तो है, इसमें हीरे थोड़ी ना जड़े हैं। अरे गर्मियों के मौसम में बहन जी आम हीरो से कम भी नहीं होते हैं, और तो बासी कम मीठे वाले आम बेच रहे हैं। अगर आपको ताजा और मीठे आम खाने हैं ना तो मेरे यहाँ से आम लीजिए। ले लो मम्मी, देखो ना कितने बड़े बड़े आम है, मेरा इन्हें खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है भाई साहब 1 किलो दे दीजिए। 1 किलो आम लेकर आंचल अपनी बेटी के साथ घर आ जाती है और उन्हें फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देती है। रात में खाना खाने के बाद जब आंचल सबके लिए आम काटती है और अब सब जैसे ही आम खाते हैं, आंचल ये आम तुम कहाँ से लेकर आई हो? कितने खट्टे हैं, मीठापन तो इसमें बस नाम का ही है। हाँ मम्मी, ये मीठे आम कम कच्चे आम ज्यादा लग रहे हैं। लगता है ठेले वाले ने मुझे चूना लगा दिया। अब तो आम खरीदने से पहले ही तहकीकात करनी पड़ती है, कहीं खट्टे ना निकल जाए। अब क्या ही कर सकते हैं, मैं एक काम करती हूँ, इनका मैंगो शेक बनाकर ले आती हूँ, चीनी डाल दूंगी तो मीठा बन जाएगा। जब से गर्मी का मौसम शुरू हुआ था तब से शहरों में आम की बिक्री काफी ज्यादा होने लगी थी, जिसके चलते कई सारे फल वाले कम मीठे आमों को भी ऊंचे दामों में बेचने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। आंचल के घर उसकी बहन भावना और दोनों भाई अर्जुन नितेश अपने परिवार वालों के साथ आते हैं। काफी समय के बाद चारों बहन भाई एक दूसरे से मिल रहे थे। सच में कितने समय के बाद मिल रहे हैं हम लोग। एक शहर में रहते हुए भी महीना महीना हो जाता है एक दूसरे से मिले हुए। काम ही इतना होता है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई, वरना हम तो इसमें भी नहीं मिल पाते। मासी मासी क्या आपके पास मैंगो है? मुझे मैंगो खाने का मन हो रहा है। मम्मी तो घर में मैंगो लाती ही नहीं है। मार्केट में आम ढंग से आ ही नहीं रहे हैं, हम लोग तुम्हारे लिए मैंगो जूस ले आते हैं। अब तो इस गर्मी में मैंगो जूस पीकर ही काम चलाना पड़ता है। भाई आम तो हमारे गांव के ही थे, वो भी हमारे खुद के बगीचे के। याद है ना हम लोग कैसे गर्मियों में पेड़ों पर चढ़ चढ़ कर आम तोड़ कर खाते थे। कभी कभी तो बस आम खाकर ही पेट भर लिया करते थे। वो भी क्या दिन है, कितने साल हो गए ना गांव आए हुए, अपने आम के बगीचे को देखे हुए। आज भी वो बिल्कुल ऐसा ही होगा ना? क्या कहा आपने? आपके गांव में आम के बगीचे हैं? हमें भी आम का बगीचा देखना है। हमने सुना है वो बहुत बड़ा होता है और उसमें ढेर सारे आम होते हैं। हमें भी आम का बगीचा देखना है। हमें आम का बगीचा दिखाने ले चलो ना, हम वहाँ पर बहुत सारे आम खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर तो अब मेरा भी हमारे आम के बगीचे में जाने का काफी मन कर रहा है। क्यों ना हम लोग इन गर्मी की छुट्टियों में अपने गाँव चले। गाँव जाकर मैं दिन भर बस आराम करूंगी और ठंडे ठंडे आम खाऊंगी। सारा परिवार एकदम गांव जाने का प्लान बनाता है और ये लोग जल्दी टिकट बुक करके ट्रेन पकड़कर सीधा शहर से गांव पहुंच जाते हैं। इतने सालों बाद अपने बहू बेटी, दामाद और नवासा नवासी, पोता पोती को देख सोमनाथ और सोमवती काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब आ रहे हो तुम लोग? हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी को लगा कि तुम लोग अब शहर के होकर शहर में ही बस गए हो। देर आए दुरुस्त आए, अब आए हो ना तो पूरा महीना रुक कर जाना। सोमवती तुम बच्चों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो, मैं तब तक आता हूँ। गांव जाकर पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश था। सबसे ज्यादा खुश छोटे छोटे बच्चे थे। अपने दादा दादी के घर आकर उन्हें काफी ज्यादा सुकून मिला था। ऐसे ही दिन गुजरता है और अगले दिन सोमवती और सोमनाथ दोनों उन सभी को लेकर अपने आम के बगीचे में जाते हैं। सालों बाद भी वो पहले जैसा ही था। अपना आम का बगीचा देखकर सभी भाई बहन काफी ज्यादा खुश होते हैं और बच्चे तो इधर उधर खेलने लगते हैं। यहाँ आकर कितना सुकून मिलता है। दिल को ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से अपने बचपन में लौट आई। वहीं पेड़, वहीं उनके ऊपर लटके हुए ढेर सारे आम। मुझे नहीं पता था कि आम का बगीचा इतना ज्यादा बड़ा होता है। मैं तो पहली बार अपनी जिंदगी में आम का बगीचा देख रही हूँ। अरे अब सब लोग खड़े रहोगे या आम भी खाओगे? सोमनाथ सभी को ढेर सारे आम तोड़ कर देता है और अब सब आम के पेड़ की छाया में बैठकर ठंडी ठंडी हवा में आम खाते हैं। आम तो काफी ज्यादा टेस्टी है। मैंने पहले कभी ऐसे आम नहीं खाए। दादी माँ, दादाजी, क्या मैं एक और आम खाऊं? बच्चों ये भी कोई पूछने की बात है? ये सारे आम तुम लोगों के ही तो हैं। जितने खाने हैं उतने खाइए। इन मीठे मीठे आमों से तो मेरे दिमाग में कई सारी डिशेस आ गई। सोच रही हूँ आज से ही कुछ बनाती हूँ, सबके खाने के लिए काफी मजा आएगा। सभी लोग आम के बगीचे में बैठकर आम खाते हुए काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। शाम होते ही सब लोग घर लौट आते हैं। सोमवती की दोनों बहुएं अपने साथ ढेर सारे आम लेकर आती हैं, जिससे वो अब घर में तरह तरह की चीजें बनाती हैं। ये मैंगो पुडिंग काफी ज्यादा टेस्टी है। मैंने आज से पहले कभी इतनी टेस्टी मैंगो पुडिंग नहीं खाई। ये सब तो ताजा और मीठे आमों का कमाल है। हम लोगों ने तो आम की खीर भी बनाई है, खाकर बताइए कैसी बनी है। मुझे तो ये आम की खीर काफी ज्यादा पसंद आई, बहुत बढ़िया बनी है। कल तो हम लोग आम से और काफी सारी चीज बनाएंगे। मैंने तो लिस्ट तैयार कर ली है। अब पूरा परिवार हर रोज आम के बगीचे में जाने लगा था। हर दिन ढेरों आम खाने के बावजूद भी सभी लोग बगीचे से आम तोड़कर घर लेकर आते और अब खाने के साथ भी आम खाता जिसे देख सोमवती। बच्चों तुम सब आम खाते हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़े कम खाया करो। गर्मी का मौसम है, एकदम से इतने सारे आम खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। बगीचे में भी आम ही खाते रहते और घर जाकर खाने के साथ भी आम। इतना आम खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप हमें ये कहना चाह रही हैं कि हम लोग आपके बगीचे के आम ना खाएं? बेटा ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो। ऐसा नहीं है तो हमें आम खाने दीजिए ना, और हम कौन सा यहाँ जिंदगी भर रह रहकर आम ही खाते रहेंगे। कुछ दिनों में वापस हम शहर चले जाएंगे और फिर वहाँ जाकर फिर से गर्मियों में आम के लिए तरसेंगे।
और नहीं तो क्या, अब जब तक गांव में हैं तब तक तो हम लोग आम खा ही सकते हैं ना। और माँ जी सबसे पहले तो आप इस घर की बिजली का कुछ करिए, और आधे घंटे में चली जाती है। गांव आकर बस हमें एक आम का ही फायदा हुआ है, वरना यहाँ ना तो नेटवर्क आते हो ना ही बिजली। सोमवती और सोमनाथ का गुजारा उन आम के बगीचों में लगे आमों को बेचकर ही चलता था। यह आम ही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र रास्ता था। लेकिन जब से गांव में शहरी परिवार आया था, तब से सोमवती और सोमनाथ के आम के बगीचे में आम बड़ी तेजी से खत्म होने को आ गए थे। आज तो तुम लोगों ने काफी बढ़िया खाना बनाया है, आम की सब्जी, मैंगो राइस, चटनी और साथ में आम रेसिपी। ये तो कुछ भी नहीं, हमने तो आम का फालूदा भी बनाया है, ठंडा होने के लिए रखा है। जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर लेकर आते हैं। गाँव आकर तो दिल खुश हो गया मेरा। माँ, आप मेरे लिए आम की कुल्फी भी बनाना, मुझे बहुत पसंद है। शहर आया पूरा परिवार हर दिन बस आम की ही बनी चीजें खा रहा था। सभी बच्चे बस आधा या थोड़ा बहुत आम खाकर उन्हें इधर उधर फेंक दिया करते थे, जिससे सोमवती और सोमनाथ का काफी नुकसान होता है। अगर आम खाना है तो पूरा खाया करो, इस तरह थोड़ा बहुत आम खाकर पूरा आम तुम लोग बर्बाद कर देते हो। माँ, आप आमों को लेकर कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हैं? क्या हुआ, थोड़े से आम बर्बाद हो गए तो? हमारे बगीचे में अभी भी ढेर सारे आम हैं, क्या करेंगे आप इतने सारे आमों का? सोमवती इसका कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। और ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाते हैं। पूरा परिवार एक साथ घर में ही बैठा था कि तभी वहां गांव का सेठ सुधीर आता है, जिसे देख सोमनाथ और सोमवती काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे सुधीर जी, आपको कुछ काम था तो हमें बुला लेते, हम बाहर चले आते हैं। मुझे तो यही बात करनी है, कब तक चुका रहे हो तुम मुझे? मेरे लिए हुए पैसे 10 साल हो गए हैं, अभी तक आधे ही पैसे चुका पाए हो। जानते हो ना, ये आखिरी साल है तुम लोगों के पास। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो घर तो तुम्हारा गिरवी है ही, तुम्हारा आम का बगीचा भी मैं ले लूंगा, समझे? इतना कहकर सुधीर चला जाता है। दरअसल सुधीर से पैसे सोमनाथ और सोमवती ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लिए थे। पढ़ने के बाद सभी बच्चे शहर जाकर बस जाते हैं, लेकिन आज भी सोमवती और सोमनाथ इन आमों को बेचकर धीरे धीरे कर्ज चुका रहे थे, जिसके बारे में उनके किसी भी बच्चे को नहीं पता था। ये सारी बातें जान सभी को काफी ज्यादा दुख होता है। बाबा, आप लोगों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, हमें नहीं पता था कि आज तक आप लोग हमारी पढ़ाई का कर्जा चुका रहे हैं। इन आमों को बेच कर ही तो आप 2 रोटी खाकर इतनी मेहनत करके पैसे चुकाने में लगे हुए थे, और हमने इस तरह इन आमों की बर्बादी कर दी। माँ जी, पिताजी, हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अगर हमें इस बारे में पता होता तो हम कभी ऐसा नहीं करते। बाबा, अब आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके बच्चे हैं अभी। इस सुधीर के तो पैसे हम यूं चुका देंगे। दोनों भाई मिलकर सुधीर के सारे पैसे चुका देते हैं और उनसे अपना घर भी छुड़ा लेते हैं। तो वहीं सभी बेटियां और बहू मिलकर उन आमों से अलग अलग तरह के खाने पीने की चीजें बनाते हैं और शहरों में उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे सोमनाथ और सोमवती की कमाई पहले से भी ज्यादा अच्छी होने लगती है। और इसी के साथ शहर से आई गर्मियों की छुट्टियों में यह परिवार अब अपनी बाकी बची छुट्टियों को सोमनाथ और सोमवती के साथ हंसी खुशी गुजारते हैं। सुनीता बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ये सब करेगी। तुझे शर्म नहीं आई धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाते हुए? मैं तुझे क्या बोलूं जब मेरा ही खुद का सिक्का खोटा है। भैया भाभी तो फिर भी पराए घर से हैं, लेकिन आप तो हमारे अपने हैं। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में ऐसी, जो आज मुझे भगवान ये दिन दिखा रहा है? क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में ऐसी, जो आज मुझे भगवान ये दिन दिखा रहा है? जयेश, तुम्हारे घर वाले कितना मेलो ड्रामा करते हैं, इनको जल्दी से घर से निकालो। अगर ये तुमसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें घर से निकाल देती हूँ। सुनीता धक्के मारकर अपनी सास और पूरे परिवार को घर से निकालने लगती है। हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना, खुद से पहले हमेशा आपको आगे रखा। मैं नहीं जानती थी कि आप इतनी बुरी हैं। ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? शुक्र मनाओ कि तुम लोगों को इज्जत के साथ इस घर से निकाल रही हो, वरना भूल गई कि मेरे डैड एक पुलिस ऑफिसर हैं। झूठे केस में पूरे परिवार को जेल में चक्की पिसवा सकती हूँ। अब जेल में चक्की नहीं पीसनी है तो चुपचाप यहाँ से खुद ही निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनीता जयेश पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देते हैं। गर्मी काफी ज्यादा थी, पूरे परिवार में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो इधर उधर जा सकें, इसलिए सामने ही खाली एक जमीन पर पूरा परिवार एक पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाता है। कलावती, क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में, जो हमारे ही बेटे ने हमें घर से निकाल दिया? क्या करें हम, कहाँ जाएं? जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ी इन लोगों ने। माँ जी, पिताजी, संभालिए अपने आप को। वैसे ही आप लोगों की तबीयत खराब है, इस तरह रोते रहेंगे तो कैसे चलेगा? सुनिए जी, हम कब तक इस तरह पेड़ की छांव के नीचे बैठे रहेंगे? कुछ सोचा है आपने कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं? जेब में इतने पैसे भी नहीं है कि किराए का घर ले सको। अब लगता है यहीं कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। आसपास काफी सारी सूखी घास पड़ी थी। अनिकेत इस घास से अपने पिता के साथ मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है, तो वहीं शालिनी अब अपने सास के साथ एक मिट्टी का चूल्हा बनाती है। माँ, ये सूखी घास की झोपड़ी में तो काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमारे सर पर छत है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कड़ी दोपहर में धूप में खड़े हैं। हाँ माँ, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। आदिति, तुम तो खुद समझदार हो, जानती हो हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया है, जेब में एक पैसा भी नहीं है। अब जब तक तुम्हारे भैया को कोई नौकरी नहीं मिल जाती, 4 पैसे नहीं आ जाते, तब तक तो ऐसे ही गुजारा करना होगा। पूरा परिवार अब इस घास की झोपड़ी में गुजारा करने लगता है, जहाँ एक तरफ अमीर जेठानी, जिसने धोखाधड़ी करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी और खुद बड़े से घर में ऐशो आराम से एसी की ठंडी हवा में रह रही थी, तो वहीं ये पूरा परिवार गर्मी में इस घास की झोपड़ी में मर रहा था। माँ जी, ये कैसा मिट्टी का चूल्हा बनाया था हमने, देखिए ना, 4 दिन चला और 5वें दिन टूट गया।
अब बिना चूल्हे के खाना कैसे बनाऊं? ऊपर से घर में 4 बर्तन भी नहीं है। इस रसोई में किस तरह काम करूं? कोई भी सामान नहीं है यहाँ। बहू मैं जानती हूँ शुरुआत से तुझे भरी पूरी रसोई मिली थी, हर काम बटन दबाते हो जाता था, लेकिन क्या पता था कि हमारी किस्मत हमारे साथ ऐसा खेल खेलेगी। मिट्टी का चूल्हा टूट जाने की वजह से अब शालिनी आसपास से ईंट को इकट्ठा करती है और उस पर खाना बनाती है। शालिनी की रसोई में गिन चुनकर 4 बर्तन और एक चूल्हा था। मसाला पीसने तक के लिए शालिनी के पास एक सिलबट्टा तक नहीं था। शालिनी बाहर पड़े पत्थरों पर ही मसाला पीसा करती थी और कभी कभी तो इससे शालिनी के हाथों में काफी जलन भी होती। मेरा हाथ, एक तो ये गर्मी, ऊपर से हाथों की जलन। अदिति सच कहूँ तो मैं गर्मी में इस तरह की रसोई में खाना नहीं बना सकती। कभी सोचा नहीं था कि ये सब एक दिन देखना पड़ेगा। भाभी अब क्या ही कर सकते हैं, आप तो फिर भी रसोई को लेकर परेशान हो, लेकिन पता है इस सूखी घास पर सोकर हमारा क्या हाल हो गया है। मेरे तो पीठ पर दाने निकल आए हैं, ऊपर से सुमित को भी लू लग गई है। माँ बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं है और भैया को तो कहीं नौकरी ही नहीं मिल रही। लगता है किसी की बुरी नजर लगी है हमें। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इस गरीब परिवार की जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया था। शालिनी हर रोज की तरह घर की सफाई कर रही होती है कि तभी उसे अपनी सास का एक पोटला मिलता है। शालिनी जैसे ही उस पोटली को उठाती है तो उसे वो काफी भारी बक्सा होता है। शालिनी जब उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक छोटा सा बक्सा निकलता है। ये बक्सा कैसा है? और इस पर तो ताला भी लगा हुआ है। शालिनी उस बक्से को देख ही रही होती है कि तभी कलावती आती है। माँ जी, ये बक्सा किसका है और ये यहाँ कैसे आया? ये बक्सा तो मुझे तेरी दादी सास ने दिया था। जब सुनीता मैं घर से निकाल रही थी तो मैंने जल्दी से ये बक्सा अपने साथ ले लिया था। मुझे नहीं पता इस बक्से में क्या है और आज तक तो मैंने इसे खोला भी नहीं। माँ जी क्या पता इस बक्से के अंदर कोई ऐसी चीज हो जो हमारे काम आ जाए। हो तो सकता है, एक काम करो, तोड़ दो इस ताले को। शालिनी आसपास से पत्थर उठाती है और जैसे उस ताले को तोड़कर बक्सा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस बक्से के अंदर कोई कीमती सामान नहीं बल्कि एक मिट्टी का बर्तन था जिसके अंदर हरी घास उगी थी। ये देख। माँ जी, ये तो वही घास है जो नवरात्रि में लोग उगाते हैं। भला इस घास का हमें क्या काम? और इतने सालों से ये घास इस बक्से में आपने संभाल कर रखी है। भला कोई इस घास को क्यों ही संभाल कर रखेगा? ये तो बिल्कुल सूखी हुई घास है, मैं तो इसे फेंक रही हूँ। शालिनी उस घास को फेंकने ही जा रही होती है कि तभी उस घास में से जादुई आवाज आती है। रुक जाओ, मुझे मत फेंको। माँ जी मेरे कान बज रहे हैं कि आवाज सच में इस घास के अंदर से आई है। मैं जादुई घास हूँ, ये आवाज मुझ में से ही आई है, मुझे मत फेंको। क्या कहा तुमने? तुम जादुई घास हो? हाँ मैं जादुई घास हूँ, मेरे पास काफी सारा जादू है। आप लोग मुझसे जो चाहे बना सकते हैं, मैं आपके हर काम आ सकती हूँ। बस आप मुझे ले जाकर मामूली घास पर रख दीजिए तो वो सारी घास भी जादुई घास में बदल जाएगी और फिर आप जो चाहे वो बना सकते हैं। शालिनी घास की बात मानकर जैसे ही उसको मामूली घास पर रखती है तो वो मामूली घास अचानक से चमक उठती है और वो सारी घास जादुई घास में बदल जाती है। जब ये सारी बात घर के बाकी परिवार को पता चलती है। भाभी जब इस जादुई घास ने कहा कि हम उससे जो चाहे बना सकते हैं तो क्यों ना हम अपनी जरूरत का सामान बनाए, घर, फ्रिज, कूलर और सबसे ज्यादा जरूरी आपकी रसोई का सामान। मैं भी यही सोच रही हूँ अदिति, असलियत का ना सही लेकिन कम से कम घास का तो हमारे पास सामान होगा। सबसे पहले पूरा परिवार भर भर के ढेर सारी घास को तोड़ता है और अब उन घास से सबसे पहले रहने के लिए एक बड़ा सा घर बनाता है जिसमें बड़े बड़े 4 कमरे, हॉल और अलग से एक रसोई घर भी होता है। हमारी ये जादुई घास का घर कितना ज्यादा बड़ा है और कितना सुंदर भी है। हम बस घर ही बनाएंगे। नहीं सुमित, अभी तो हम ढेर सारा सामान बनाएंगे, बहुत ज्यादा गर्मी है। चलो सबसे पहले कूलर और एसी बनाते हैं और साथ में बेड और सोफा भी। घर की जरूरत का सामान बनाने के बाद अब शालिनी अपनी घास की रसोई में आती है और अब उस जादुई घास से सबसे पहले अपने लिए घास का चूल्हा बनाती है। सोचा नहीं था कि अपने इन हाथों से घास का चूल्हा बनाऊंगी। ऐसा लगता है कि कोई सपना देख रही हूँ। वैसे मेरा घास का चूल्हा तो बनकर तैयार हो गया है। एक काम करती हूँ, अब सबसे पहले फ्रिज बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे मिक्सर बनाना है और ढेर सारे बर्तन भी तो बनाने हैं। काफी सारा काम है। शालिनी अपनी सास और नंद को बुलाती है अब और उनकी मदद से रसोई का सारा सामान घास से बनाती है। एक छोटे चम्मच से लेकर बड़े चूल्हे तक सब कुछ घास का बना होता है और वो पूरा परिवार इस गर्मी के मौसम में भी बिना पैसों के आराम से रह रहा था। तो वहीं शालिनी इस परिवार पर नजर रखती है और उसे पता चल जाता है कि यह सब कुछ वो जादुई घास की वजह से हुआ है। शालिनी वो जादुई घास का मिट्टी का बर्तन हॉल में टेबल पर रखा था। सुनीता चुपके से उसके घर में घुस जाती है और जादुई घास का मिट्टी का बर्तन उठाकर फटाफट भागते हुए अपने घर आती है। जादुई घास हाथ लगने के बावजूद भी इन बेवकूफों ने सब कुछ घास का बनाया। दिमाग नहीं है इन लोगों में, लेकिन मैं इनकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। ऐ जादुई घास, मेरे पूरे आलीशान घर को सोने के घर में बदल दो, हर एक चीज सोने की बना दो। इस औरत में तो काफी ज्यादा लालच है, लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। जादुई घास अपना जादू दिखाता है और सुनीता के पूरे आलीशान घर को सोने के घर में बदलने की बजाय सूखी घास के घर में बदल देता है, जिसे देख सुनीता काफी तेज चिल्लाती है। सुनीता के चिल्लाने की आवाज को सुनकर पूरा परिवार भाग कर आता है। हे भगवान सुनीता, ये सब क्या हो गया? अभी तो यहाँ कुछ देर पहले एक बड़ा सा घर था और अब ये सूखी घास का घर कहाँ से आया? मैंने तुम्हारी जादुई घास को चुराया और इसे अपने घर को सोने के घर में बदलने के लिए कहा, लेकिन देखो ना इसने क्या कर दिया।
ये लालच का नतीजा है। मैं चाहूँ तो ये सब कुछ ऐसा ही रहने दे सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने भी ये सब किया तो तुम्हारे और हम लोगों में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जादुई घास, तुम पहले की तरह इस घर को कर दो। वो जादुई घास अपना जादू दिखाता है और फिर से शालिनी का घर पहले ही जैसा बन जाता है। ये सब देख शालिनी को अपने किए पर पछतावा होता है और वो उससे माफी मांगती है। मैंने आप लोगों के साथ जो भी कुछ किया मुझे माफ कर दीजिए। इस हादसे के बाद मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं आप लोगों को सारी प्रॉपर्टी वापस दे दूंगी। आप लोग वापस पहले की तरह हमारे साथ आ जाइए। जैसे हम रहा करते थे वैसे ही एक साथ हंसी खुशी रहा करेंगे। सुनीता, मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब हम में से कोई भी इस घर में नहीं रहेगा। ये घर, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। हम अपने घास के घर में काफी खुश हैं। सभी लोग वहां से चले जाते हैं और अब उनके घास के घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो वहीं सुनीता जयेश के पास आज सब कुछ था। उसके बावजूद भी सुनीता और जयेश आज अपने परिवार और उनके प्यार के लिए तरस रहे थे। अब गरीब परिवार अपने घास के रसोई में आराम से हंसी खुशी रहते हैं।